हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। तो क्लास 11th के लिए ये बैच किसके लिए है? क्लास 11th के लिए जो अभी भी स्टार्ट किए हैं 10th से, 10th पास करके 11th क्लास और ले लिए हो भाई साहब और बहन जी आप साइंस, है ना? क्या ले लिए हो? साइंस। अब साइंस में इसलिए इससे पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि साइंस जो है वो डिवाइड हो चुका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है? तो सब अलग अलग हो गया है, जिसमें कि ये सब्जेक्ट है फिज़िक्स और मैं लेने वाला हूँ आपका फिज़िक्स का क्लास। फिज़िक्स मतलब भौतिकी और भौतिक विज्ञान, है ना? तो अब क्या करना है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है। तो अच्छे से सबसे पहले क्या करो, नोट्स बनाओ, जल्दी से एक कॉपी लो और कॉपी थोड़ी मोटी लेना। सारे नोट्स में लिखवाऊँगा एक एक करके, सारे नोट्स को 1 बाय 1 लिखोगे, सारे फार्मूलाज को नोट्स में एक एक करके लिखोगे जो भी मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो स्टार्टिंग क्लास है, ये इस क्लास में आपको सब कुछ मैं वो करवाऊँगा जो कि आपको रिक्वायरमेंट होगा, ये 2 साल में आपको ज़रूरत पड़ेंगी, सारे फार्मूला, सारे कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है? तो उसको क्या करोगे ना, आप अपने नोट्स में सबसे पहले 10 पेज जो है उसको रख लो फार्मूला के लिए, जो आपके नोट्स में है ना कॉपी। हाँ कॉपी, उसमें 10 पेज छोड़ के उसमें क्या करो ना, फार्मूला वाला पेज बना लो और उसमें जितना भी चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिख लो। क्यों? क्योंकि इस 2 सालों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। हाँ जी, ठीक है? लेकिन उससे पहले क्या करो ना, सबसे पहले करो ये कि जो हमारा चैनल है ना ट्रिलॉजी क्लासेस, उसको कर लो आप सब्सक्राइब। और हाँ, सब्सक्राइब करके थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, है ना? और साथ में क्या करो ना, प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट याद रखना, प्लेलिस्ट क्लास 11th का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगा। चैप्टर 1 क्लास 11 चैप्टर 1, क्लास 11 चैप्टर 2, क्लास 11 चैप्टर 3, उसी तरह से, ठीक है? तो सिर्फ यूट्यूब चैनल पे जाके ऐसे वीडियो देखना शुरू मत हो जाना। कहाँ पे जाओगे? प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आपको अरेंज मिलेगा, ठीक है? अब इन 2 सालों में आपको रहना इस चैनल पे, ठीक है? और हर एक प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखना है ना? इंटरटेनिंग होगा, इसकी पूरी गारंटी है ना? ठीक है? ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले तो इंट्रोडक्शन क्या है कि जो एनसीईआरटी की किताब ली है, जल्दी से ले लो यार। हाँ, जल्दी से ले लो एनसीईआरटी की किताब। हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो आपका। अब उस एनसीईआरटी में क्या है ना, आपका चैप्टर वाइज डिवीज़न है ना? चैप्टर वाइज डिवीज़न है। जैसे कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आपको पढ़ना क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत के बारे में, है ना? जिसमें आप देखोगे कि फिजिक्स क्या होता है ना? फिजिक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या मौजूद हैं, हाँ, हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में। फिर देखोगे उस फोर्सेस का कंपैरिजन कैसे होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, कौन सा वीक फोर्स होता है ना? तो फिजिकल वर्ल्ड में आपको ये समझना है कि जो आपके आसपास इर्द गिर्द जो ये सारे चीज़ें हैं वो फिजिक्स से कैसे रिलेटेड है ना? तो फिजिक्स के बारे में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाता है चैप्टर 1 एनसीईआरटी का, जो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक जगत। क्या कहते हैं? भौतिक जगत। और जो दूसरा चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट होगा तो दूसरा चैप्टर में जाओगे, उसको कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। यहाँ पे आपको पता क्या चलेगा? नापने की विधि। हाँ भाई, नापने दुकान जाते हो, किराने की दुकान, 1 केजी चीनी लेते हो, है ना? 1 केजी चावल, 2 केजी, 5 केजी आटा लेते हो, चीनी लेते हो। तो अगर सिर्फ 5 लिख दिए, 5 बोल दिया जाए तो तुम क्या, कुछ समझ में आता है? 5 तो एक नंबर है, उसमें केजी लगाते हैं तो क्या हो जाता है? मास हो जाता है। तो मास को नापते हैं केजी से। उसमें 5 में मीटर लगा दोगे तो इसको 5 मीटर क्या होता है? लेंथ, लंबाई होता है। तो कपड़ा लेने जाते हो, कोई भी चीज़ तार लेने जाते हो तो क्या होता है? वो मीटर में नापते हो, है ना? और 5 सेकंड अगर बोल दिया जाए तो क्या है? 5 सेकंड में तुम इतना दौड़ गए तो क्या हो गया? ये टाइम हो गया। तो 5 तो नंबर है, उसमें अगर केजी लगाते हैं तो मास, है ना? मीटर लगाते हैं तो लेंथ, लंबाई। मास को द्रव्यमान कहते हैं, याद रखना, है ना? और लेंथ को लंबाई कहते हैं, और टाइम तो पता है ही सबको,
समय जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक एक करके जो है ना आपको सारा चीज़ पढ़ना होगा इस फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्म, इसमें देखेंगे ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होता है, एरर्स का प्रिसीजन क्या होता है, कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, है ना। तो ये सब फेनोमिनन जो है आपको चैप्टर 2 में दिखेगा, ठीक है, जो क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। अब एक बार ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा तब जाओगे आप असली चीज़ों में, जिसको कहते क्या है, जो होगा क्या, जहाँ से स्टार्ट होगा आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक पार्ट है ना, फिजिक्स का एक पार्ट है मैकेनिक्स। तो जो चैप्टर 3 है ना वहाँ से स्टार्ट जाता है आपका मैकेनिक्स, जिसमें चैप्टर 3 जो है एनसीईआरटी का वो क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। रैखिक गति मतलब सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में गति जब होता है तो उसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि रोड पे बाइक चलाए हो, स्ट्रेट रोड पे बाइक चलाते हो तो वो क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। साइकिल चलाते हो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है उसको, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। इसी में आपको क्या पढ़ना होगा, इसी में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना होगा, है ना, जो न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था, जिसको प्रूव किए थे 9th क्लास में। याद करो याद करो याद करो, 9th क्लास में प्रूव किए थे। हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद आया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ याद आया कि भूल गए, सब भूल गए ना। और खेलो पबजी, फ्री फायर, बनाओ इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक, भूलो गई। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो, अब 11 शुरू हो गए, है ना। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति के बाद जो है पढ़ोगे क्या, मोशन इन अ प्लेन, है ना। मोशन इन अ प्लेन मतलब समतल में गति आ जाएगा, गति जो है समतल में आ जाएगा, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होगा आपका, है ना। जैसे बॉल फेंकते हो ऊपर, कैच खेलो, कैच ऐसे बॉल फेंके तो दूसरा वाला कर लिया, तो कैसे जाता है बॉल, ऐसे करके जाता है ना, ऐसे कर फेंकोगे तो ऐसे जाता है ना। तो बॉल पहले क्या देते हो, एक काइनेटिक एनर्जी देते हो, फिर क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल जा रहा होता है और फिर एक जगह जाके रुक जाता है, फिर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ चला जाता है। तो वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं उसको। तो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ोगे समतल गति में, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे। और हिंदी मीडियम वाले चिंता ना करो, सारा डिफिनेशन 1 बाय 1 इंग्लिश में आएगा, फिर हिंदी में भी आएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो इंग्लिश में लिखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखना, और एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग इन इंग्लिश, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी ऑल्सो। समझ में आए, इंग्लिश में बोल दिया ना, हिंदी में सारा चीज़ हिंदी में बताऊंगा यार, आराम से रहो, रिलैक्स करो, सब हिंदी में होगा, ठीक है। हिंदी का नोट्स भी मिलेगा, ठीक है ना। ट्रिलॉजी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, व्हाट्सएप पे जुड़ो, सब मिलेगा, है ना। अब एक बार मोशन इन अ प्लेन खत्म हो जाएगा तब पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन। क्या, लॉज ऑफ मोशन, है ना। उसमें पढ़ोगे कैसे न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन था, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, मतलब गति के सिद्धांत, न्यूटन का गति का पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, है ना। पहला सिद्धांत, जो वस्तु जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, हिलाओ डिलाओ नहीं, जैसे तुमको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेंगे। अभी कोई पढ़ने के लिए बोलेगा तो क्या है, अभी छुट्टी है, अभी तो 2020-21 का समय है, लॉकडाउन है ना। तो हिलते नहीं हो, वही है, तू इनर्शिया, इनर्ट, है ना। तो इसी के बारे में पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन का जो नियम था। दूसरा भाई F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण जो आया है, बल का जो फॉर्मूला आया है, कहाँ से आया है, तो दूसरे लॉ से आया है। तीसरा वही चमाटा वाला, अगर कोई एक दे दिया तो दूसरे को दोगे ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। नाव से कूदे हो कभी, जमीन पे चलते हो, कैसे चलते हो ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण, जितना तुम दम लगाते हो जमीन पे उतना जमीन भी तुम पे दम लगाता है।
जितना जोर से तुम तमीचा मारोगी उतना जोर से तुमको भी मिलेगा वापस, है ना। उसी को कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी के बारे में पढ़ोगे कहाँ, तो यही लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 में, है ना। फिर आगे पढ़ोगे किसमें, वर्क एनर्जी पावर में, जिसको कहते हैं हिंदी में कार्य ऊर्जा और शक्ति, है ना। वर्क एनर्जी और पावर पढ़ोगे, जिसमें कार्य के बारे में पढ़ोगे, वर्क डन। फिर पढ़ोगे क्या, ऊर्जा एनर्जी के बारे में, और फिर पढ़ोगे पावर के बारे में जिसको शक्ति कहते हैं, ठीक है। फिर जो चैप्टर 7 है उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है, मतलब कणों का निकाय तथा घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन, ठीक है। ऐसे पत्थर बांध के कभी धागा से घुमाए हो, क्या है वो, रोटेशनल मोशन है ना। झूला पे घूमे हो बड़ा वाला, है ना, मज़ा आता है उसमें आता है मज़ा, कैसा लगता है उसमें, सब रोटेशनल मोशन का कमाल है ना। तो उसके बारे में और पढ़ेंगे। फिर आएंगे एक चैप्टर 8 में जो कि है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल। अभी जहाँ बैठे हो, सोए हो, धरती पे हो, क्यों हो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हर एक वस्तु के बीच क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हर एक ऑब्जेक्ट के बीच। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसलिए सारी वस्तु क्या अपनी स्थिति पे है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सारा प्लेनेट अपने ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। उसी में पढ़ोगे न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स, F=gm1 × m2/r² फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। 9th में तो पढ़े नहीं होंगे, पढ़े थे ना, हाँ अच्छे बच्चे पढ़े होंगे, बाकी सब तो समझ ही रहे हैं नहीं सब पढ़े, चलो ठीक है, वेरी गुड, सब ने पढ़ा, वेरी गुड, ठीक है। फिर जो चैप्टर 9 है वो क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में, ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसके, सॉलिड के बारे में। फिर चैप्टर 10 में पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, लिक्विड के बारे में। फ्लूइड्स मतलब तरलों के यांत्रिक गुण पढ़ोगे, तरल के बारे में, तरल के यांत्रिक गुण। तो चैप्टर 9 जो है वो ठोसों का यांत्रिक गुण, और चैप्टर 10 जो है तरलों के यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ोगे। तो सॉलिड और फ्लूइड्स के बारे में 2 अलग अलग चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। फिर चैप्टर 11 में पढ़ोगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब द्रव्य के तापीय गुण, ठीक है। द्रव्य जो मैटर होता है उसका क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज, हीट, ये सब पढ़ोगे। फिर चैप्टर 12 में थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको कहते हैं उष्मागतिकी, क्या कहते हैं, उष्मागतिकी, है ना। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ोगे। फिर चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी है, अनुगति सिद्धांत, इसको भी पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैसे गैस रैंडम मोशन में होता है, उसका काइनेटिक थ्योरी होता है। फिर चैप्टर 14 जाएंगे ऑसिलेशन, जिसको दोलन कहते हैं हिंदी में, ऑसिलेशंस, है ना। पेंडुलम मूव करता है, घड़ी टिक टिक करता है, देखे हो पेंडुलम वाला घड़ी, है ना, ऐसे ऐसे करके धागा में बांध के कभी घुमाना, ऐसे पेंडुलम टिक टॉक करता है, वही है ऑसिलेशंस। फिर वेव्स ना, लहर, इसको तरंगे कहते हैं, ठीक है। वेव्स के कारण तो मोबाइल लेके आज देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ोगे। खैर वो तो 12th में पढ़ोगे, अभी तो फिलहाल सिंपल वेव्स के बारे में कितने फॉर्म का होता है वो, है ना। तो ये क्या है, ये आपका क्लास 11th का पूरा चैप्टर है, पूरा सिलेबस है, पूरा फिजिक्स है, यही सब चैप्टर आपको पढ़ने होंगे क्लास 11th में। अब इसको पढ़ने के लिए, इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए ना आपको जरूरत पड़ेगा कुछ फॉर्मूला, कुछ चीज़ों का जानना बहुत अनिवार्य है आपके लिए। और हाँ, बहुत बच्चे एकदम शुरू हो जाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। अरे मत करो ऐसा यार, पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स तो लिख लो, जो ज़रूरत है, जो फार्मूलाज हैं, जो वैल्यू है कांस्टेंट का बहुत। और अब फिजिक्स में पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है, हाँ क्या ज़रूरत है, सिंबल्स का। अभी तक बहुत सारे सिंबल्स के बारे में बच्चों को पता नहीं होता, बाद में ये क्या है, वो क्या है, ऐसे करते हैं। तो इसे जल्दी से नोट डाउन करके कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, ग्रीक अल्फ़ाबेट जिसका यूज़ होता है, बहुत सारा फॉर्मूला में देखोगे, और वहाँ पे मतलब तुमको लगेगा अरे क्या था ये सब। तो इसलिए जो ग्रीक अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, ग्रीक बहुत एंशिएंट लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है उसी तरह से, इसलिए ग्रीक का वर्ड यूज़ है। साइंटिस्ट लोग क्या करते थे ना, ग्रीक वर्ड ज़्यादा यूज, एंशिएंट में क्या ग्रीक लैंग्वेज था, ठीक है। तो इसलिए ग्रीक में ज़्यादा वर्ड यूज़ हुआ है, सिम्बल्स यूज़ हुए हैं। तो उसमें कुछ सिम्बल्स हैं जिसका मैं लिस्ट दे रहा हूँ, वो लिस्ट आपको दिख रहा है, उस लिस्ट को नोट डाउन करके लिख लो। मैं बता रहा हूँ फिर से, नोट डाउन करके लिख लो। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सबके लिए, क्लास 11th, स्पेशली फॉर क्लास 11th। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स, है ना। सीरियस मत हो, अरे सीरियस मत हो, ईजी रहो, लेकिन हाँ लिख लो इसको, बाद में तुमको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है,
सारा चीज़, सारा फॉर्मूला एक जगह मिलेगा तुमको। तुम खुद वापस अभी चले भी जाओगे, हो सकता है तुमको लेक्चर बोरिंग लग रहा हो, चले भी जाओगे, लेकिन याद रखना फिर वापस आओगे। क्यों? क्योंकि एक जगह कलेक्शन मिलेगा, सारा फॉर्मूला, सारे कांस्टेंट, सारा चीज़ मैं समझाऊंगा एक एक करके, देखो ठीक है। तो चलिए, लिस्ट दिख रहा है, इस लिस्ट में देखो ग्रीक अल्फ़ाबेट में पहला क्या है? अल्फ़ा। क्या है? अल्फ़ा, सिंबल दिख रहा है ना। दूसरा क्या है? बीटा, सिंबल दिख रहा है, लिख लो उसको। फिर तीसरा क्या है? गामा, सिंबल दिख रहा है वाई की तरह, लिख लो। फिर डेल्टा, सिंबल दिख रहा है, जल्दी से लिख लो। फिर क्या है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कहते हैं इसको, याद रखना एप्सिलॉन। और हिंदी मीडियम टेंशन मत लो, हिंदी में सिर्फ लिख लोगे ना और अल्फ़ा और लगा के, तो वो अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चिंता मत करना कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। अल्फ़ा ABCD सबको आता है, बस कर लो याद, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है ये सब, ठीक है। और अल्फ़ा लिख लेना, और आ का करके, ठीक है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट है एप्सिलॉन, क्या कहते हैं उसको? एप्सिलॉन। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? जीटा, दिख रहा है सिंबल जीटा का? हाँ, सिंबल थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। और लिंक में भी शेयर कर देंगे, तो देख लेना PDF भी। और फिलहाल तो स्क्रीन को पॉज करके आराम से देख करके लिख लो। फिर देखो ईटा, N की तरह दिख रहा है, एकदम शानदार, एकदम लचीला, N की तरह ईटा है वो, ठीक है। फिर थीटा दिख रहा है, थीटा का यूज़ करते आ रहे हो, साइन थीटा कॉस थीटा में, ये ग्रीक है थीटा। फिर क्या है? आयोटा, आई दिख रहा है ना, आयोटा, आई बात समझ में? फिर देखो कप्पा, उसको कप्पा कहते हैं, कप्पा, हाँ। सब फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है, बहुत जगह देखोगे फॉर्मूला में ये सब चीज़ यूज़ होते हुए, तो वहाँ मत बोलना कि कहाँ से आई है। ग्रीक अल्फ़ाबेट है, एंशिएंट सिंबल है, यूज़ हुआ है बहुत सारे फॉर्मूला में, फिजिक्स में, ठीक है। बाद में परेशान नहीं होना है। फिर नेक्स्ट देखो लैम्डा का साइन देख रहे हो ना, लैम्डा, हाँ लैम्डा, हाँ वही, ठीक है। नेक्स्ट फिर म्यू का दिख रहा है, हाँ म्यू है वो, उसको म्यू कहते हैं, ठीक है। फिर देखो न्यू, भी के टेढ़ा भी की तरह दिख रहा है ना, न्यू, उसको न्यू कहते हैं। फिर देखो जाई का सिंबल देखो कैसे होता है, जाई, इसको जाई कहते हैं, याद रखना। फिर देखो ओमिकॉर्न का सिंबल कैसे होता है? ओ छोटी ओ, याद रखना, ओमिकॉर्न कहते हैं उसको। फिर पाई तो जानते ही होगे, इसको पाई, ये भी ग्रीक अल्फ़ाबेट है, पाई। फिर देखो रो रजिस्टिविटी बहुत देखोगे आगे आने वाले क्लासेस में, रो कहते हैं उसको, रो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो सिग्मा है, सिग्मा दिख रहा है सबको, सिग्मा, हाँ वही सिग्मा है वो। फिर देखो टाउ, इसको टाउ कहते हैं, टॉर्क पढ़ोगे आगे, टाउ, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम से भी रिप्रेजेंट किया था, बहुत देखो ग्रीक अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 11th में अलग फार्मूला में यूज़ होगा, 12th में अलग फार्मूला में यूज़ होगा, इसलिए इन सब चीज़ों को लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट एप्सिलॉन दिख रहा है, U और V का मिक्सचर टाइप का है ना। फिर देखो फाई दिख रहा है सबको, हाँ वही फाई है वो, उसको। फिर देखो चाय दिख रहा है, चाय पीने वाला नहीं, चाय, ची कहते हैं इसको, ची भी कह सकते हो, है ना, ची इसको कहते हैं, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी की तरह यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारी जगह दूसरे तरह यूज़ होता है। फिर साई दिख रहा है, भाला की तरह, त्रिशूल की तरह, साई, है ना। फिर देखो ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा। तो ये सारा लिस्ट जल्दी से कॉपी में पॉज करके नोट डाउन कर लो, आई बात समझ में? क्या कर लोगे? नोट डाउन कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करने के बाद अब आती है बारी किसकी? जल्दी हो रहा लेक्चर, अरे थोड़ा पॉज करके देख लो, आगे पीछे वीडियो कर सकते हो, है ना, इसमें तो यही फ़ायदा है, आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से। टीचर को आगे घुमा दिया, पीछे घुमा दिया, पीछे लेके चले गए, आगे लेके चले गए, है ना, मज़ा आता है ना इसमें। अगर रियल लाइफ में ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। तो E=MC² ना डेवलप हो जाता ना, तब टाइम मशीन बन जाता, है ना। टीचर को थोड़ा पीछे कर दिए, आगे कर दिए, कितना मज़ा आएगा ना। चलो अब कुछ कांस्टेंट का वैल्यू लिख लो जल्दी से। कांस्टेंट, हाँ जी कांस्टेंट बहुत जगह यूज़ होगा, उसका वैल्यू न्यूमेरिकल बनाने में यूज़ होगा, बाद में इधर उधर भटकना नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या है, सबको नोट डाउन करके लिख लो, हर एक फिजिक्स का फॉर्मूला काम आने वाला है ना। तो जल्दी से लिखिए, जल्दी से। स्पीड ऑफ लाइट, पहला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की गति, क्या है? इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोचो लाइट की कितनी गति है, 3 पे 8 जीरो डाल दो, इतना मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में उतना मीटर चलता है लाइट,
है ना, ये लाइट की गति है, इसलिए टॉर्च जलाते हो तो तुरंत, लाइट जलाते हो तुरंत, है ना, तो ये लाइट की स्पीड है वो। फिर नेक्स्ट दूसरा देखो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लो, बाद में ये मत बताना कि ई क्या होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और इसका वैल्यू ई का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो जल्दी से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सब बताएंगे, सब का फॉर्मूला, सब वैल्यू को लिख लो एक जगह, ठीक है, याद नहीं भी करोगे लेकिन लिख लो, ठीक है, क्योंकि बाद में जब तुम जाओ आगे पढ़ते जाओगे तो तुमको इस वैल्यू को फर्स्ट पेज में दो तीन पेज में लिखा मिलेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत आराम होगा, एक जगह कलेक्ट कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर शुरुआत से पहले ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू होता है कितना, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद कर लो, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, किससे, एच से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, याद रखना। और एच का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है एच का वैल्यू, एच का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल एनर्जी के लिए होता है। अभी यूनिट एंड डायमेंशन में चलेंगे तो पता चलेगा क्या होता है ये, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर आता है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, याद रखना, कितना, तो या 1.381 गुना 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, है ना। मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी सबको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ। फिर एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, है ना, एवोगाद्रो संख्या, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, याद रखना, कितना, 6.022 गुना 10⁻23 पर मोल होता है एवोगाद्रो नंबर, याद रखना एवोगाद्रो, ठीक है, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, इसका वैल्यू कितना होता है, जल्दी से लिख लो, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, याद रखना, पर मोल पर केल्विन, याद रखना। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, देख लो इधर, 9.11 इंटू 10⁻31 kg, मतलब 9.11 गुना 10⁻31 kg, याद रखना इस चीज को, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, मतलब 1.67 गुना 10⁻27 kg, याद रखना, ठीक है। सारा जो है लिस्ट को एक एक करके पॉज करके वीडियो लिख लो जल्दी से, ठीक है। फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg, याद रखना। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 गुना 10⁻27 kg, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.673 10⁻27 kg, याद रखना, कितना, 1.673 गुना 10⁻27 kg। फिर नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो का वैल्यू क्या होता है E/me, तो ये होता है 1.75 गुना 10⁻11 है ना, कूलम पर केजी, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्या है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट को F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है कितना 9.648 10⁴ कूलम पर मोल, याद रखना। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 9.648 गुना 10⁴ कूलम पर मोल, आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 1.097 10⁻7 पर मीटर, सबको जल्दी से नोट डाउन करके लिख लो, 1.097 गुना 10⁻7 पर मीटर। फिर देखो वोर्स रेडियस, दिख रहा है वोर्स रेडियस, यहाँ तक लिख लिया ना। अब देखो नया लिस्ट देखो, दिख रहा है, इसमें क्या है वोर्स रेडियस को A0 से करते हैं, A0 हाँ, और A0 का वैल्यू क्या होता है 5.29 गुना 10⁻11 मीटर, 5.29 गुना 10⁻11 मीटर, याद रखना, ठीक है। फिर स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल डेल्टा से, याद रख लो। इसका वैल्यू होता है कितना 5670 इंटू 10⁻8, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर
के टू द पावर 4। फिर आता है विंस कांस्टेंट जिसको बी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 2.9 गुना 10⁻³ मीटर केल्विन। फिर नेक्स्ट देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, 12th में काम आएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन 0, ठीक है, याद रखना। इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जल्दी से लिखो, जल्दी से क्या है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे जल्दी से लिख लो, ठीक है। इसको बाद में हिंदी में भी हम लिस्ट दे देंगे आपको PDF, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J कितना होता है 4.186 जूल पर कैलोरी, याद रखना किसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। फिर नेक्स्ट देखो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm का वैल्यू कितना होता है 1.013 गुना 10⁵ पास्कल, याद रखना, देख लो लिस्ट में लिखा हुआ सारा वैल्यू, एक एक वैल्यू को लिख लो नोट डाउन करके। फिर एब्सोल्यूट जीरो को कहते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे, कितना 0 केल्विन मतलब कितना, तो मतलब -2.73.15 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा है ये, ठीक है, बहुत ठंडा है ना। फिर नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.0602 × 10⁻19 जूल होता है, याद रखना। और एटॉमिक मास यूनिट 1 U के एटॉमिक मास यूनिट 1 U को का वैल्यू कितना होता है 1.66 × 10⁻27 kg। फिर देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रेस्ट एनर्जी mc² को क्या होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 U UC² से रिप्रेजेंट करते हैं इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है V = 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सबको पता है ही, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से इसको नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट का वैल्यू तुमको पता रहेगा तो बाद में न्यूमेरिकल बनाते समय दिक्कत नहीं होगा और इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फटाक से फर्स्ट पेज देखोगे और तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। और इसी छोटी छोटी चीज़ों के कारण क्या होता है बहुत बच्चे फिसड्डी रह जाते हैं, बेवकूफ़ की तरह न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये पहले क्लास में ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्या कुछ कांस्टेंट का वैल्यू, है ना। तो अब जो है नेक्स्ट क्या है ना कि आपको शुरुआत होगा आपका क्या चैप्टर 1 से, जिसको फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, भौतिक जगत से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। इसके पहले जितना फॉर्मूला मैंने जितना लिस्ट दिया है इसको आप लिख लो अच्छे से। आई बात समझ में? तो जल्दी हो गया, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके इसको आगे पीछे करके देख लो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, और ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि बहुत बच्चों के साथ क्या होता है कि किताब में इधर उधर ढूंढते रहते हैं, नोट्स में ढूंढते रह जाते हैं, नहीं मिलता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है, वो छोड़ देते हैं उठा के, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको एक जगह मिल गया, इसको बस कॉपी में लिख लेना है। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे लिख लो यार, अरे हाँ लिख लो, इसको ज़रूरी है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं बार बार, हाँ लिख लो इसको, ठीक है। तो इसको लिख के ना फिर इसको हो सके तो याद भी करते रहना, लेकिन तुरंत नहीं करना, ठीक है, लेकिन लिख के जरूर रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आई बात समझ में? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्या है ना कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। इस लेक्चर में बहुत हो गया, इसको बस पॉज करके लिख लो। तो नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले क्या है ना ट्रिलॉजी क्लासेस को इसी तरह से अगर पढ़ना है ना, सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए, सारा नोट्स एक जगह मिल जाए, कितना मजा आएगा ना। तो इसके लिए क्या करना होगा बताओ। तो करना होगा ये कि ट्रिलॉजी क्लासेस को करो सब्सक्राइब, और इसको अपने दोस्तों के साथ करो शेयर, और थोड़ा लाइक भी कर दो यार, है ना। तो ऐसा सब्सक्राइबर बढ़ा दो जल्दी से, तो यूट्यूब पे लाइव भी तो आएंगे फिर, है ना, ये आपकी ज़रूरत है। यूट्यूब पे लाइव आएंगे, मज़ा आएगा, इंटरेक्टिव सेशन होगा, इसलिए 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए उसके लिए, है ना। तो इसलिए जल्दी से कर दो इसको सब्सक्राइब, और आ जाओ हमारे लाइव क्लास में फिर, ठीक है। फिर लाइव क्लास में लाइव इंटरेक्शन होगा, और पता है 2020-21 कितना मुश्किल का दौर है ना। और पबजी आप पबजी खेले जा रहे हो, फ्री फायर खेले जा रहे हो यार, ठीक है। थोड़ा तो इधर देख लो, पढ़ाई तो कर लो, है ना, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो तो पढ़ते रहो, फिर इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी से, चैप्टर 1 का लेके ना। चलो बाय, ठीक है, बाय, पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।